Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. This is Unit 2 lecture number 1 of Indian Economy full course. तो इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स हम कर रहे हैं जिसमें हम यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1 पर हैं। तो नोटबुक और पेन ले लीजिए। यूनिट 2 लेक्चर 1 इंडियन इकोनॉमी कोर्स, आगे लिखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड उसमें सब हेडिंग डालिए मनी मार्केट। ठीक है, तो यूनिट 2 करने जा रहे हैं हम बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये पूरी यूनिट थोड़ी लंबी यूनिट है, समय लगेगा, पर धीरे धीरे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और एकदम जड़ तक जाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो दो टाइप का होता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ रहे हैं और कैपिटल मार्केट है यूनिट 9। जरूरी नहीं है कि यूनिट 9 सबसे लास्ट में ही पढ़ी जाए, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यूनिट 9 कब पढ़ानी एकदम सही है, उसी समय हम कैपिटल मार्केट आपको जरूर पढ़ाएंगे। तो मनी मार्केट आज इस बार इस यूनिट में हम मनी मार्केट कवर करेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 1 है यूनिट नंबर 2 का। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट दो में डिवाइडेड है। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिक डिफरेंस क्या है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में? देखिए, मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म लोन की बात करेगा और कैपिटल मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करेगा, लंबे समय की बात करेगा। और कैपिटल मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये क्या होता है, हम जब यूनिट 9 पे आएंगे तो हम इसको पूरी तरह से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे पूरा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, कंसंट्रेट करेंगे मनी मार्केट में। तो रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, और ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे होता है। रेगुलेटर क्या होता है? फैन का रेगुलेटर देखना है आपने, जो स्पीड को रेगुलेट करता है। ऐसे ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है ना। मनी मार्केट में दो टाइप के मार्केट हैं। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब यह है जैसे प्राइवेट मनी लेंडर्स, तो गांव में जो लाला बैठे होते हैं, लाला जी मोटे मोटे, वो जो उधार देते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, उन्हें बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड क्या है? जैसे कि बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट में हो सकता है, अर्बन हो सकते हैं, स्टेट हो सकता है या सेंट्रल हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, एंड फॉरेन बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का। इसको अपनी नोटबुक में एज इट इज बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लिया करिए। तो मनी मार्केट के दो टाइप हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और बैंक में पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इन सब बैंकों को रेगुलेट करने वाला कौन है? आरबीआई। तो एक्चुअली पिताजी कौन है इन सब बैंकों के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे समझिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन पढ़ना भी थोड़ा जरूरी है, नहीं तो बेस किस पे बनाएंगे? बुर्ज खलीफा की पूरी बिल्डिंग आपको अगर देखनी है, सबसे ऊंची वाली चोटी तक पहुंचना है, तो बेस तो होगा ना उसका भी कुछ ना कुछ। यही स्टैटिक पोर्शन बेस है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सीधे सवाल आ जाएं इस पे, स्टैटिक पोर्शन पे, लेकिन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, 4 स्टेटमेंट दिया जा सकता है, बोलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, तो वहां पर ये स्टैटिक पोर्शन बहुत हेल्प करेगा। लेकिन वैसे स्टैटिक पोर्शन पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये बेस आपका तैयार करेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये इसका गठन हुआ था 1935 में, और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत काम करता है। तो एक आरबीआई एक्ट आया 1934 में, उसके अंतर्गत इस बैंक को स्टेब्लिश्ड किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, 1935 में। इसका हेडक्वार्टर इनिशियली कैलकाटा में था, लेकिन 1937 को 2 साल बाद ही इसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। इसके 19 रीजनल ऑफिसेस हैं और 9 सब रीजनल ऑफिस है। इसको जो हेड करता है वो उसको बोलते हैं गवर्नर। तो आपने सुना होगा गवर्नर ऑफ आरबीआई इस समय कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। शक्तिकांत दास जी हैं क्या? हमको बताइए। और ये गवर्नर के द्वारा हेड किया जाता है, और गवर्नर का सहयोग करते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर। 4 डेप्यूटी गवर्नर से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे, 1 गवर्नर होगा। ये आरबीआई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस समय गवर्नर कौन है?
श्री शक्तिकांत दास। उसके पहले कौन थे? उर्जित रविंद्र पटेल, रघुराम राजन, शुभ्रा राव, वाईवी रेड्डी, बिमल जलान, श्री रंगराजन। ये सारे ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट हैं। तो सबसे पहले कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पहले गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आरबीआई की सबसे पहला गवर्नर अगर पूछा जाए आपसे तो क्या आंसर है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत के सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, वो है सर सीडी देशमुख। तो भारत आजाद हो गया, उसके बाद सबसे पहले गवर्नर बने जो थे वो है सीडी देशमुख। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गवर्नर है आरबीआई का जिसका टेन्योर बहुत लंबा रहा है, यानी उन्होंने बहुत लंबे समय तक एज अ गवर्नर वर्क किया है, वो है सर बेनिगल रामा राव। सर बेनिगल रामा राव ने 1949 से 1957 तक एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई सर्व किया। तो यहाँ पे लिखा है ऑसबॉर्न स्मिथ के बारे में, और इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं सीडी देशमुख, और बेनिगल रामा राव जो हैं वो हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया था? 1949 में। तब से ये फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये उसका लोगो है, इस पर भी ध्यान दीजिए। इतना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। स्टैटिक पढ़ना बहुत जरूरी है, बेस बनाना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीआई का गठन जो हुआ था वो जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अंतर्गत हुआ था। एक क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, लेकिन वो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। जरूरी है स्टैटिक पोर्शन, इसीलिए लाया हूं। डेप्यूटी गवर्नर कौन है इस समय? देखिए अभी लेटेस्ट जो अभी ऐड हुए हैं वो 9/10/2020, यानी 9 अक्टूबर 2020 को कौन आए हैं? श्री एम राजेश्वर राव। और दूसरे कौन है? एमडी पात्रा, एमके जैन, बीपी कानूनगो। ये 4 डेप्यूटी गवर्नर अभी इस समय आरबीआई के हैं। उससे पहले 4 कौन थे? ये 4 एनएस विश्वनाथन, वायरल विचार्या, एसएस मुंद्रा एंड आर गांधी। ये 4 डेप्यूटी गवर्नर इससे पहले थे। और उसके पहले थे उर्जित आर पटेल, जो डेप्यूटी गवर्नर भी रहे, उसके बाद गवर्नर भी बने। अभी गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी। ये है उनका चेहरा, प्यार का। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का फंक्शन क्या है? रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को, ये हमें पता है, लेकिन और भी क्या काम करता है आरबीआई? आरबीआई इज द इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स, बैंको टू गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकर्स बैंक, इश्यूअर ऑफ द करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंको टू गवर्नमेंट। सर पढ़कर ही सुनाना था तो हम ही ना पढ़ लेते, समझाएंगे, एकदम समझाएंगे। यहां से शुरू करते हैं। आरबीआई मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कौन बैंक है? आरबीआई। तो हमारा कौन बैंक है? एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब हमारे बैंक है। हम वहां पर जाके अपना डिपॉजिट डालते हैं, वहां से हम लोन लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए बैंक कौन है? गवर्नमेंट का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों सेंट्रल और स्टेट बोथ। RBI act as an agent of the government in respect of India's membership to IMF. IMF मतलब International Monetary Fund and performs various promotional and developmental function. तो भारत की मेंबरशिप IMF में कौन रिप्रेजेंट करता है? RBI रिप्रेजेंट करता है। और RBI साथ में कई फंक्शंस करता है, जैसे प्रमोशनल मतलब जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग। These are promotional work done by the RBI. And what are developmental work? रीजनल बैंक्स, सब रीजनल बैंक्स को क्रिएट करता है। ये डेवलपमेंटल वर्क है आरबीआई का। 2 फंक्शन क्लियर है। तीसरा फंक्शन, आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। सर व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो महंगाई को काबू में रखना, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखिए, पर इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो, यानी ग्रोथ भी होते रहना चाहिए। तो ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए। ये 2 ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो आरबीआई इंप्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को अगर इंप्लीमेंट करता है तो क्या इंप्लीमेंट करता है? वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखता है और ग्रोथ का ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई?
कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन while keeping an eye on the growth as well. Clear or not? अभी भी आगे सब समझेंगे कि कैसे कंट्रोल करता है, क्या मेथड्स होते हैं, सब समझेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन की फीलिंग अगर आपको लेनी है तो देखिए, मान लीजिए 1 kg पोटैटो इस पूरी दुनिया में लेफ्ट है, पूरी दुनिया में 1 kg पोटैटो बना है और खरीदने वाले हैं 5 लोग, और इन सभी के पास माना जा रहा है कि बहुत पैसे हैं, तो 5 पीपल हैं और 1 kg पोटैटो है। केवल पोटैटो खा सकते हैं, पैसे तो खा नहीं सकते। तो ये लोग क्या जाएंगे, इस भैया के पास जाएंगे जो ये पोटैटो सेल कर रहा है, और उससे कहेंगे कि ये पोटैटो कितने के हैं। तो अगर 1 kg पोटैटो का दाम उसने पहले इंसान को 10 रुपए बताया, मान लीजिए कि ये 10 रुपए किलो है, भैया ले जाओ। लेकिन दूसरा आदमी आके क्या कहेगा कि मैं आपको 20 रुपए दूंगा, ये पोटैटो मुझे दे दो। तीसरा आके कहेगा मैं आपको 30 रुपए दे दूंगा, ये पोटैटो मुझे दे दो। चौथा आके कहेगा मैं 50 देने के लिए तैयार हूं, पर ये पोटैटो मुझे दे दो। सर क्या हो रहा है एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, इसी पोटैटो के लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए इसके प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई एकदम लिमिटेड है। तो इसी 1 kg पोटैटो की वैल्यू हो गई सर 100 रुपीज, अगर लास्ट वाले व्यक्ति ने 100 रुपए का इसको खरीदा, यानी 10 रुपए से 100 रुपए हो गई इसकी वैल्यू, यानी इंक्रीज इन प्राइस, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो सर पहले एक नोट लेके जा रहे थे 10 रुपए की, तो 1 किलो आलू ले आ रहे थे, अब 10 नोट 10 की ले जाएंगे तब 1 किलो पोटैटो आपको मिलेगा। कहने का मतलब अब उस एक नोट की कीमत कम हो गई, तभी तो आपको 10 नोट लेके जाना पड़ रहा है, यानी उस नोट की क्या कम हो गई है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या होती है, नोट में पावर कितनी है, खरीदने की क्षमता कितनी है। तो पहले एक 10 की नोट में खरीदने की क्षमता थी 1 kg आलू, लेकिन अब वो कम हो गई है, क्योंकि अब 10 नोट चाहिए ऐसे 1 kg आलू खरीदने के लिए। करेक्ट और नॉट? तो या तो परचेजिंग पावर मनी की, करेंसी की कम हो जाए, या तो प्राइस में इंक्रीज हो जाए। दोनों केस में क्या होगा सर, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुद्रास्फीति आएगी, महंगाई आएगी। इसी महंगाई को कंट्रोल में रखना है आरबीआई को। आरबीआई को महंगाई बहुत ज्यादा होने नहीं देना, यानी प्राइस जो होंगे गुड्स के वो बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए या बहुत ज्यादा डिक्रीज ना हो जाए, डिफ्लेशन भी ना हो जाए। तो उसको एक लिमिट में रहना पड़ेगा, महंगाई को रखना पड़ता है, ये उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करता है, आरबीआई। और ग्रोथ का भी ध्यान हमको रखना है कि जीडीपी भी ग्रो करनी चाहिए, यह है मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, आरबीआई ऑल्सो हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए ये सब लिखते रहिए, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, वीडियो पॉज करके एक लिख लिया करिए, फिर समझ लिया करिए, फिर अगला लिख लिया करिए, है ना। पीडीएफ का इंतजार मत कीजिए, पीडीएफ में दे दूंगा, पर हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छी मेमोरी देके जाते हैं आपको, बहुत समय तक आपके दिमाग में टिके रहेंगे। आरबीआई ऑल्सो हैंडल द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जब भी लोन चाहिए होता है तो आरबीआई से कहता है कि भाई मेरे लिए फंड्स अरेंज करवा दो, तो आरबीआई उसके लिए फंड्स अरेंज करवाता है। तो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो कौन हैंडल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है इतना। नेक्स्ट, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। हमको पता है कि करेंसी कौन इशू करेगा, आरबीआई करेगा। लेकिन अब सुनिए इसमें टेक्निकल थोड़ा, कि 2 रुपए का नोट या उसके ऊपर के नोट हो, नोट मतलब पेपर वाले नोट, तो उसको प्रिंट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा और आरबीआई के द्वारा ही बांटा जाएगा। यानी 2 रुपए के नोट या उससे ऊपर के नोट आरबीआई ही प्रिंट करेगा और आरबीआई ही बांटेगा। लेकिन 1 रुपए का नोट या 1 रुपए का कॉइन या उससे ज्यादा कॉइन, कोई भी कॉइन, वो गवर्नमेंट कॉइन को मिंट करेगी, 1 रुपए के नोट को प्रिंट करेगी गवर्नमेंट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, आरबीआई। इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई। देखिए नोट्स को प्रिंट करते हैं और कॉइन्स को मिंट करते हैं। तो 2 रुपए से ऊपर के नोट जितने भी हैं, 2 रुपए का नोट, वो सबको आरबीआई ही प्रिंट करेगा, आरबीआई ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट प्रिंट करेगी, 1 रुपए का कॉइन भी गवर्नमेंट प्रिंट करेगी और अदर कॉइन्स भी होंगे गवर्नमेंट मिंट करेगी, आई एम सॉरी, मिंट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ये सब मिंट और प्रिंट करेगी, लेकिन अगेन डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, आरबीआई। तो इशूअर कौन है करेंसी का, वो है आरबीआई। समझिए इस बात को या नहीं, ये यहां पर पूरा लिखा है। और आरबीआई सबसे बड़ी नोट कौन सी प्रिंट कर सकता है, 10,000 तक की। 10,000 से ऊपर की नोट आरबीआई प्रिंट नहीं कर सकता है, यानी सबसे बड़ी नोट जो होगी वो 10,000 की। अभी सबसे बड़ी नोट कौन सी है, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और मिंटिंग ऑफ कॉइन्स के लिए गवर्नमेंट के पास एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक सिक्का जो 1000 तक का होगा उसके ऊपर प्रिंट नहीं कर सकता, यानी 1000 तक का एक कॉइन ऐसा मिंट कर सकता है, पर उसके ऊपर का कॉइन मिंट नहीं कर सकता गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रिंट लिखा है, माफ कीजिएगा मिंटेड होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉइन्स को मिंट किया जाता है। ठीक है इतना। तो इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग है ये। और इसी के सेक्शन 6 में ये लिखा है कि अगर आपको कोई भी अपना ट्रांजेक्शन सेटल करना है जो कि 10 रुपए से ऊपर का है और उसको आपको 50 पैसे के कॉइन में सेटल करना है, तो 10 रुपए से ऊपर तक का नहीं कर सकते। ठीक है, यानी 50 पैसे के कॉइन लेके आप पूरे जोड़ के 10 रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन सेटल नहीं कर सकते, 10 रुपए तक का सेटल कर सकते हैं। और अगर आपके पास अदर कॉइन्स भी हैं तो आप मैक्सिमम 1000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन सेटल कर सकते हैं। डोमिनोज वाला आया 1100 रुपए का डोमिनोज का वो लेके, और आपने कॉइन्स पकड़ा दिए खूब ढेर सारे, 1100 तक पूरी वैल्यू उनकी 1100 थी, लेकिन वो कॉइन्स लेने से रिजेक्ट कर सकता है। 1000 के नीचे होगा तो उसको लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 6 कहता है इस एक्ट का, इंडियन कॉइनेज एक्ट का। समझ आया या नहीं आया? लेकिन आरबीआई ऐसी करेंसी इशू क्यों कर पा रही है? उसके पास क्या है ऐसा कि उसको ये अनुमति है कि वो इतनी करेंसी प्रिंट कर सके या मिंट कर सके, प्रिंट कर सके? उसके पास है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अंडर विच इट कीप्स अ मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़ रुपीस। आरबीआई के पास कुछ बैकिंग होनी चाहिए अपने पास, तभी वो करेंसी को इश्यू कर सकता है। तो मिनिमम बैकिंग कितनी की होनी चाहिए आरबीआई के पास? 200 करोड़ रुपए उसके घर में रखे होने चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, बाकी 85 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसीज होने चाहिए, जैसे कि डॉलर, जैसे कि येन, युआन, रेनमिनबी, पाउंड। ये सब करेंसी जो फॉरेन करेंसी हैं वो 85 करोड़ तक की होनी चाहिए और 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, 200 करोड़ टोटल में होना चाहिए मिनिमम रिजर्व उसके पास। तभी उसके पास ये पावर है कि वो करेंसी इशू कर पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। और ये अडॉप्ट किया था 1986 में, और उसने रिप्लेस किया था किसको? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में, जिसमें 2/5 जो होता था गोल्ड एंड स्टर्लिंग सिक्योरिटी में रखना पड़ता था और 3/5 इन रुपी कॉइन्स में रखना पड़ता था उस सिस्टम के अंतर्गत। पर 1986 में हमने उसको चेंज करके मिनिमम रिजर्व सिस्टम कर दिया, जिसमें 200 करोड़ रखने पड़ते हैं आरबीआई को, एक मिनिमम बैकिंग, ताकि करेंसी इशू कर सके, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड के होते हैं और 85 करोड़ फॉरेन करेंसीज के। इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पर सर क्यों जरूरी है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो ही हो? आरबीआई को क्यों जरूरी है कि 200 करोड़ रुपए की बैकिंग रखे ही रखे? सर इसलिए रखता है वो, क्योंकि हर एक नोट में ये लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और यहां पे गवर्नर साहब के साइन होते हैं, उर्जित आर पटेल जी के साइन है यहाँ पे। ये इसलिए लिखा होता है, ये प्रोमिसरी है, ये प्रॉमिस कर रहा है गवर्नर ऑफ आरबीआई कि जब भी आप ये नोट लेकर आओगे तो इसके समान ये तो मैं आपको कोई फॉरेन करेंसी दे दूंगा, ये तो इतने का गोल्ड दे दूंगा। यानी इस नोट की वैल्यू है, आप कभी भी आइए, अगर ये नोट आपका कोई बाहर नहीं ले रहा है तो मैं आपका ये नोट जरूर लूंगा। यानी इस नोट की वैल्यू बराबर रखने के लिए आरबीआई ये वचन देता है धारक को कि जो भी इसको धारण कर रहा होगा, जिसके पास भी ये होगा, उसको मैं ये वचन देता हूं कि मैं उसको इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और साइन भी रहता है। इसलिए आरबीआई को मिनिमम बैकिंग रखनी पड़ती है इस करेंसी को इश्यू करने के लिए, क्योंकि इसमें वो प्रॉमिस करता है ना। ठीक है, अगले फंक्शन पे चलें। आरबीआई इज बैंकर टू बैंक एंड इट इज अ गार्जियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड मनी मार्केट। बैंकर टू बैंक मतलब क्या? कि बैंकों के लिए कौन बैंक है? एसबीआई के लिए, एचडीएफसी के लिए, आईसीआईसीआई के लिए कौन बैंक है? आरबीआई बैंक है। क्यों? क्योंकि आरबीआई एज अ बैंक काम करता है इनका। तो जब भी बैंकों को, एसबीआई, एचडीएफसी को लोन चाहिए होता है या पैसे चाहिए होते हैं या उनको डिपॉजिट रखना होता है तो वो आरबीआई के पास रख सकते हैं। तो बैंकों के लिए बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई को, बैंकों को एक सीआरआर डिपॉजिट होता है जो कि आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो। सब आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये कैश रिजर्व रेशियो कुछ मिनिमम रुपए होता है जो आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है, बैंक को डिपॉजिट करना पड़ता है। इसलिए आरबीआई क्या है? बैंकर टू बैंक है। लेंड फंड्स टू कमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ नीड। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है? किसी भी बैंक को क्या करता है? फंड, लोन देता है जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं।
and RBI advises commercial bank on the monetary matters that is moral suasion। तो जब बैंक अच्छे सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं, उनसे चूक होती है ताकि उनको लॉस ना हो जाए, इसलिए आरबीआई उनको एज अ गार्जियन उनको सलाह भी देता है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो ये एक्चुअली क्या है सर? गार्जियन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो आरबीआई इज बैंकर टू बैंक एंड गार्जियन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। And next is RBI is custodian of foreign exchange reserve of the country, enjoys the sole authority to manage foreign exchange of the country। foreign exchange reserve क्या होता है सर? एक बॉक्स है जिसमें केवल फॉरेन करेंसीज पड़ी होंगी, वो क्या है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इस बक्से को संभालता कौन है? आरबीआई। तो इसकी कस्टडी किसके पास रहेगी? हमेशा आरबीआई के पास। इस बक्से में फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर, येन, युआन, रेनमिनबी, पाउंड, यूके स्टर्लिंग, ये सब पड़ा होगा इस पे। इसे बोलेंगे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इसकी कस्टोडियन कौन है? इसका आरबीआई है। और ये मैनेज कौन करता है? इसकी सोल अथॉरिटी भी किसके पास है? आरबीआई के पास। ठीक। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या मतलब हुआ सर इस बात का? जब बैंकों को कहीं से भी कोई पैसा नहीं देने के लिए तैयार है, बैंकों को जरूरत है पैसे की और कोई पैसा उनके पास देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई सोर्स नहीं है उनके पास पैसों का, तो वो आखिर में आरबीआई पर भरोसा कर सकते हैं कि आरबीआई उनको पैसे जरूर देगा। इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज व्हेन एनी बैंक फेल टू गेट फंड्स फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस, दे कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन आरबीआई। ठीक है। एंड आरबीआई इज ऑल्सो कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। फॉर कंट्रोलिंग इट यूजेस टू मेथड, दैट इज नोन एज क्रेडिट कंट्रोलर्स। तो सर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? जब बैंक सबको लोन देती है लोगों को, तो आरबीआई है, उसके नीचे सारे बैंक है, उसके नीचे सारे लोग हैं। तो जब बैंक बहुत ढेर सारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सबको लोन देती है, इसको बोलते हैं क्रेडिट देना। और क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई को क्या फॉलो करना है? मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है तो बैंकों के द्वारा दिया गया हुआ क्रेडिट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों कंट्रोल करना पड़ेगा? सुनिए इस बात को। मान लीजिए बैंकों ने खूब ढेर सारा लोन लोगों को दिया, खूब ढेर सारा लोन दे रहे हैं, तो लोगों के पास खूब हाथ में पैसे होंगे। जब लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो वो डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे। जब डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे और सप्लाई उतनी ही है, तो क्या होगा सर? प्राइसेस का इंक्रीज होगा। प्राइसेस में इंक्रीज होगा यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो लोगों के हाथ से पैसे खींचने पड़ेंगे। तो आरबीआई को बैंकों से कहना पड़ेगा कि अपने क्रेडिट को कंट्रोल करो, ज्यादा लोगों को क्रेडिट मत दो, लोन मत दो। तो क्रेडिट कंट्रोल करेगा तभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा आरबीआई। और जैसे लोगों के हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, डिफ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन हो गया है। तो जब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है तो गुड्स बेचेंगे नहीं, उनको कोई बाय करने वाला है नहीं क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो आरबीआई क्या कहेगा इन बैंकों से? आरबीआई कहेगा आप खूब ढेर सारा लोन दीजिए, लोगों को लोन देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। तो जब लोन बहुत ढेर सारा बैंक देगी तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो फिर से डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो हम रिसेशन जैसी कंडीशन से फिर से उभर के आने लगेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इन्फ्लेशन को एक लिमिट में रखने के लिए आरबीआई को बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट दिया जाता है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और दो मेथड हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के, एक क्वांटिटेटिव मेथड है, एक क्वालिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है कि उनकी क्वांटिटी में हम चेंज करके, जो इंस्ट्रूमेंट होंगे क्वांटिटेटिव मेथड में, उनकी क्वांटिटी में चेंज करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी जो है क्वालिटेटिव मेथड, इनकी क्वालिटी में इंप्रूव करके हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव मेथड। क्या है सर? बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो एंड रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड्स और क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड हैं जो आरबीआई यूज करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, हैंस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, हैंस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। समझ आ रहा है या नहीं आपको? थोड़ा तेज तो नहीं जा रहे हम? कमेंट बॉक्स में बताया करिए, फीडबैक दिया करिए अपना। और ये रहे क्वालिटेटिव मेथड। ये सारे बैंक रेट, सीआरआर, जितने भी क्वांटिटेटिव मेथड है हम सब समझेंगे और क्वालिटेटिव सब समझेंगे। लेकिन इनको समझने के लिए हमको थोड़ा सा कुछ बेस बनाना पड़ेगा इकोनॉमी का। तो कुछ पहले बेस बना लेते हैं, फिर वापस यहीं पर आएंगे और यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड।
क्या होता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है। अब समझिए इस बात को, ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। किसके पर्सपेक्टिव से? कंज्यूमर। और इसमें दो अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशंस हैं? कि जितने भी गुड्स हैं उनकी क्वालिटी होमोजीनियस है, यानी बराबर है। होमोजीनियस क्वालिटी ऑफ गुड्स, पहली कंडीशन आप लिख लीजिए कॉपी में। पहली कंडीशन क्या है? होमोजीनियस क्वालिटी ऑफ गुड्स। होमोजीनियस क्वालिटी ऑफ गुड्स यानी सब गुड्स की जितने भी हैं सबकी क्वालिटी बराबर है। और दूसरा, सेलर एंड बायर बहुत ढेर सारे हैं। सेलर एंड बायर बहुत ढेर सारे हैं, यानी बेचने वाले भी बहुत ढेर सारे हैं, खरीदने वाले भी बहुत ढेर सारे हैं। ये दो अजम्पशंस पहले आप लिखिए। अज्यूम किया गया है कि सारे गुड्स की क्वालिटी होमोजीनियस है, सारे जो बहुत ढेर सारे सेलर भी हैं, बहुत ढेर सारे बायर भी हैं, यानी लोग बहुत ढेर सारे हैं, खरीदने वाले भी, बेचने वाले। अब आइए लॉ ऑफ डिमांड पे। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखिए, आप कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब भी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, कोई चीज की आप डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई उतनी ही है, तो सर प्राइस में क्या होगा? इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो डिमांड जब ज्यादा कब होगी? जब सप्लाई कम है और आपकी डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ज्यादा होंगे। इसीलिए देखिए ये Q1 क्वांटिटी, मान लीजिए ये प्राइस है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये क्वांटिटी है 100, 200 एंड 300 केजी। मान लीजिए 200 300 केजी ऑफ पोटैटो की बात कर लेते हैं। यहां पे गुड ले लीजिए आप, पोटैटो। तो पोटैटो की जब डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जब पोटैटो की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी क्वांटिटी जो हो रही है वो कम है, तो क्वांटिटी कम है लेकिन खरीदने वाले, मैंने बताया ना, बायर्स बहुत ढेर सारे हैं। तो क्वांटिटी कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सर प्राइस ज्यादा होंगे। देखिए 30 रुपए प्रति केजी, 100 केजी 30 रुपए का। समझ आया? लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो सप्लाई का खेल है। तो लॉ ऑफ डिमांड में सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएंगे, और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। आप खुद ही सोच के देखिए ये बात। किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं। एक समय ठंडियों में, विंटर्स में प्याज की सप्लाई बहुत कम थी और प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो प्राइस प्याज के कितने थे? 80 रुपए पर केजी, 90 रुपए, 100 रुपीज केजी, 150 भी पहुंच गया था एक दिन। तो ऐसा क्यों है? लॉ ऑफ डिमांड। कि डिमांड जब भी बढ़ेगी और सप्लाई उतनी नहीं है तो प्राइस बढ़ेंगे। और ये कर्व ऐसे बनता है, ये देखिए डिमांड का इनवर्स क्यों बना? क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि जब भी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा। लॉ ऑफ डिमांड। समझ आया? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, यानी कंज्यूमर क्या बात कर रहा है? अफोर्डेबिलिटी की बात करता है कि भैया अफोर्डेबल कब होगा? जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी, सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, तो वो ज्यादा अफोर्डेबल होने लगेगा, है ना, क्योंकि प्राइस कम होने लगेंगे। इसी चीज को लॉ ऑफ सप्लाई में देखिए। इसी चीज को सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। सप्लायर, आप सप्लायर हैं किसी प्रोडक्ट के। अगर उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है बहुत तेजी से, डिमांड बहुत ज्यादा है उस प्रोडक्ट की, क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन लिया है कि बहुत ढेर सारे बायर्स हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो सप्लायर क्या सोचेगा कि अगर मैं पहले Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था और वो P1 बिकती थी, अब डिमांड बहुत ज्यादा है तो मैं खूब ढेर सारी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं ताकि वो ज्यादा की बिके। तो सप्लायर क्या सोच रहा है कि इस प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ रही है, इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी क्वांटिटी में भी इंक्रीज कर दूं, खूब ढेर सारा प्याज पैदा करूं ताकि वो अच्छे रेट पर बिक जाए। तो सर ये क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा यहां पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो उसके प्राइस भी, उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सप्लायर की अब किस चीज के बारे में सोच रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सप्लायर क्या कहता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगा ज्यादा प्रॉफिट के लिए। ठीक है या नहीं? तो P1 प्राइस बढ़ गया तो वो सोच रहा है कि मैं Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं, यानी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं। सप्लायर सोच रहा है ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर है या नहीं? इन दोनों के बीच में लगातार घमासान चलता रहता है।
तो देखिए 2 पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे 60 रुपीज है और क्वांटिटी कितनी है 500। इस पे मान लीजिए 450 है क्वांटिटी, इस पे मान लीजिए 550 है, और इस पे मान लीजिए 70 है, इस पे मान लीजिए 50 है रुपीज। अब सुनिए इस पॉइंट पे, जब प्राइस 70 है तो डिमांड कितनी है 450 की, 450 केजी की, लेकिन सप्लायर क्या करना है, चाह रहा है 550 केजी प्रोड्यूस करना चाह रहा है। तो सप्लायर चाह रहा है कि प्राइस ज्यादा है तो मैं ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं, लेकिन डिमांड कितनी की है 450 की ही है। तो यहां पर सप्लायर के पास क्या बच जाएगा, सरप्लस बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, उसके पास बच जाएगा, पूरे बिकेगा ही नहीं क्योंकि पूरी डिमांड ही नहीं है। 50 रुपए पे क्या होगा, प्राइस कम है तो डिमांड बहुत ज्यादा होगी, डिमांड है 550 केजी की, लेकिन कम प्राइस पे सप्लायर इतना ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं चाहता क्योंकि उसको प्रॉफिट कम नजर आ रहा है, वो 450 केजी ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम है, डेफिसिट हो गया, उतना प्रोडक्ट ही क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सर ये 60 पे क्या होगा, 60 पे 500 केजी यानी इतनी की ही डिमांड कर रहा है कौन, कंज्यूमर, और सप्लायर भी विलिंग है कि मैं इतना केजी प्रोड्यूस करूं क्वांटिटी, क्योंकि 60 रुपए दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे दोनों कट कर रहे हैं वहां पे डिमांड भी और सप्लाई भी, यानी जो कंज्यूमर है वो उतना डिमांड भी करना चाह रहा है और सप्लायर उतना प्रोड्यूस भी करना चाह रहा है, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया 60, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई 500। और ये डिमांड एंड सप्लाई है, इनको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। तभी एडम स्मिथ ने कहा था दीज आर द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। तो इन्होंने डिमांड और सप्लाई को क्या कहा था एडम स्मिथ ने, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बार आया था, ध्यान दिया था आपने। तो डिमांड और सप्लाई समझ में आई आपको कि किसी चीज की डिमांड और सप्लाई कैसे डिपेंड होती है, और वो प्राइस कौन सा होगा जिस पर वो चीज उतनी डिमांड में होगी और क्वांटिटी भी उतना प्रोड्यूस करने के लिए सप्लायर इच्छुक होगा। ये क्लियर है या नहीं। दीज आर मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। बेस क्लियर है डिमांड एंड सप्लाई का। लोग मनी की डिमांड किस लिए करते हैं, समझने की जरूरत यहां पे है, क्योंकि हम मनी मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह समझना है कि लोग मनी की डिमांड करते क्यों हैं। देखिए दो तरह की डिमांड होती है, एक ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, एक स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एग्जांपल लीजिए, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या होगा कि आप आलू खरीदने गए या आप चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं इस बार, तो उस पैकेट को खरीदने के लिए आप कुछ रुपए देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इसके लिए आपके पास मनी होना चाहिए ना, आपके पास कैश होना चाहिए। किस लिए डिमांड कर रहे हैं आप, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, यानी मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना चाह रहे हैं आप, करेक्ट और नॉट। इसलिए इस टाइप की डिमांड को बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। लेकिन अगर आप बहुत ढेर सारा रुपया आपके पास, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, और वो आप उसको 1 करोड़ अपने घर के लॉकर में रखना चाह रहे हैं एज अ वैल्यू को स्टोर करने के लिए कि मेरे पास 1 करोड़ पड़े रहेंगे वहां पर, उस पर्पस के लिए अगर आप मनी की डिमांड कर रहे हैं अपने घर में रखने के लिए, उस चीज को बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, यानी फॉर द स्टोर ऑफ वैल्यू। पर आपको तो पता है कि मनी इज नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को अगर आप घर में रखेंगे तो मनी पैसा बढ़ेगा थोड़ी नहीं, लेकिन अगर बैंकों में रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा। तो मनी इज नॉट अ गुड सोर्स फॉर द स्टोर ऑफ वैल्यू, लाइक बॉन्ड्स आर द गुड सोर्स ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप बैंक में एफडी करवा दें, शेयर्स में पैसा लगा दें, तो वहां पर पैसा बढ़ेगा आपका। दैट दीज इन्वेस्टमेंट्स आर गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हमेशा कम रहेगी, लोग स्टोर करने के लिए हमेशा डिमांड कम करेंगे, वो बस उतने की डिमांड करेंगे जितना उनको ट्रांजैक्शन करना हो, करेक्ट और नॉट। तो अगर आप घर में अपना पैसा रख रहे हैं एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, तो आप क्या लूज कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट रेट लूज कर रहे हैं, जो उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट आपको मिलता, माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट मिलता। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है आपने, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ लीजिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एग्जांपल लीजिए, आपका देखिए सिलेक्शन आईएएस में भी हो गया, आपका यूपी के पीसीएस में भी सिलेक्शन हो गया,
आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो गया, बहुत टैलेंटेड है आप। लेकिन आप क्या करेंगे, आईएएस में जाएंगे, तो यूपीपीसीएस में आप नहीं जाएंगे। यानी आपका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? अगर आप आईएएस में नहीं जाते तो आप यूपीपीसीएस में जरूर जाते। द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को रखा और तब आप पहला अल्टरनेटिव चुने, तो आपका आईएएस चुना, तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था आपका उस समय? वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पीसीएस आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास समोसा है और जलेबी है। आपने जलेबी ना खा के केवल समोसा खाए, तो समोसे पहले उठाए, तो समोसे खाने के चक्कर में आपने जलेबी का त्याग कर दिया। लेकिन अगर समोसे नहीं होते तो आप जलेबी जरूर खाते। तो आपके लिए सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था जलेबी, लेकिन प्रेफर आपने समोसा किया, तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी होगा ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जलेबी भाई। समझ रहे हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। तो मतलब घर में अगर आप पैसे स्टोर कर रहे हैं एज अ वैल्यू, तो आप क्या लूज कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट। वो क्या है? वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इंटरेस्ट रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग द मनी। करेक्ट और नॉट? गेटिंग और नॉट? तो दो डिमांड है, ट्रांजैक्शन डिमांड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। ट्रांजैक्शन मतलब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आप कुछ खरीदने के पर्पज से, कुछ ट्रांजैक्शन के पर्पज से मनी की डिमांड कर रहे हैं, पर एज अ वैल्यू स्टोर करने के लिए आप यूज कर रहे हैं उसको, तो अच्छा सोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्या लॉस कर रहे हैं? अपनी इंटरेस्ट रेट, जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। गॉट इट और नॉट? तो किसमें आप कीजिए इन्वेस्ट? एफडी, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए बैंकों के साथ, शेयर्स में लगा दीजिए जो कैपिटल मार्केट में हम लगाएंगे, और बॉन्ड्स में पैसे लगा दीजिए। ये बॉन्ड कौन है? जेम्स बॉन्ड कौन है? इसको समझते हैं। देखिए बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स आर नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर। उसमें क्या लिखा होगा? एक प्राइस लिखा होगा जैसे 100 रुपए, 10% इंटरेस्ट लिखा होगा और 1 साल यानी टेन्योर लिखा होगा, और एक आईएएस ऑफिसर उसको साइन करेगा, उसके द्वारा ये साइन किया होगा। इस पेपर को बोलते हैं बॉन्ड पेपर। ऐसा पेपर है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है ना, 100 रुपीज, और इंटरेस्ट रेट बाकी सब लिखा है इसमें। इसे बोलते हैं बॉन्ड पेपर। तो गवर्नमेंट को जब लोन चाहिए होता है लोगों से, तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो लोग अगर 100 रुपए गवर्नमेंट को देंगे, तो गवर्नमेंट एज अ रिटर्न में क्या देगी? ये पेपर देगी, और लोगों से क्या बोलेगी कि जब भी आप 1 साल के बाद मेच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाए तब आप ये पेपर लेकर आएंगे, तो मैं 100 रुपए में 10% का इंटरेस्ट रेट लगा के आपको 110 रुपए वापस करूंगा। सर क्या है? गवर्नमेंट ने लोगों से लोन लिया, तो लोगों से लोन कैसे लिया? लोगों को एक पेपर पकड़ाया जिसको उसने कहा बॉन्ड, और लोगों ने उनको पैसे दे दिया। जब भी ये पेपर लेके लोग जाएंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ब्याज के समेत उसको वापस कर देगी। These are the papers. These are kind of loans, but they are not loan. ठीक है? तो बॉन्ड आर काइंड ऑफ लोन बट नॉट लोन। मान लीजिए, क्यों सर ऐसा है कि बॉन्ड लोन नहीं है? क्योंकि आप लोन जो आपने लिया किसी बैंक से, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। दे आर नॉट ट्रेडेबल। तो जो लोन है नॉट ट्रेडेबल है, लेकिन बॉन्ड को आप ट्रेड कर सकते हैं, दे आर ट्रेडेबल। क्योंकि बॉन्ड में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि मैं तुषांत यादव को इतने रुपए दे रहा हूं। बॉन्ड में केवल ये लिखा रहता है कि ये पेपर जो भी होल्ड करेगा, जितना अमाउंट और जितना इंटरेस्ट रेट उसमें लिखा है, उतनी मेच्योरिटी के बाद उतना रुपए उसको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पास ये पेपर होगा। तो मान लीजिए आपके पास बॉन्ड का पेपर है जिसमें 100 रुपीज लिखा है और 7% लिखा है और 1 साल लिखा है, तो 1 साल बाद आपको कितना रुपए मिलेगा? 100 प्लस 7 इंटरेस्ट का 107 रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा? करेक्ट और नॉट? इसको बोलते हैं बॉन्ड प्राइस। ये 100 रुपए क्या है? बॉन्ड प्राइस। और ये 7% क्या है? ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों भैया? आप क्या पेपर, बॉन्ड का पेपर फाड़ के उसमें चेंज करोगे क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है और ये टेन्योर है। गॉट इट और नॉट? ये बॉन्ड का पेपर समझ में आया? बॉन्ड पेपर क्या है? दूसरी चीज समझिए इसमें कि बॉन्ड यील्ड क्या है। आपने बहुत सुना होगा बॉन्ड यील्ड। लेट मी रब दिस। बॉन्ड यील्ड क्या है? लिखिए इस चीज को। बॉन्ड यील्ड इज कितना आपका पास इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ रहा है, कितना आपका बॉन्ड प्राइस है, इनटू 100।
ठीक है। अब देखिए बॉन्ड ट्रेडेबल है ना, मान लीजिए यही बॉन्ड है, ये ट्रेडेबल है 100 रुपए का 7% के हिसाब से 1 साल के लिए, ये बॉन्ड ट्रेडेबल है। तो मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड गवर्नमेंट से खरीदा, लेकिन अब 1 महीने बाद मुझको पैसों की जरूरत है ना, या ऐसा कहिए इस बॉन्ड को मैं बेचना चाहता हूं, तो मेरा दोस्त खरीदने के लिए इच्छुक भी है, तो मैंने अपने दोस्त को ये बॉन्ड 100 रुपए का 7% के 1 साल के लिए जो है, मैंने क्योंकि 1 महीने होल्ड किया है, तो मैंने बार्गेनिंग करके उससे मैंने इस बॉन्ड को 102 रुपए में बेच दिया। तो 2 रुपए का प्रॉफिट मैंने रखा और 102 रुपए का अपने दोस्त को बेच दिया। अब बॉन्ड यील्ड कितनी होगी सर? 102 रुपए का, पहले कितना रुपए इंटरेस्ट का आ रहा था? 7 रुपए, लेकिन अब किसमें 7 रुपए उसको मिलेगा? 102 रुपए में। जिसके पास ये बॉन्ड है उसने तो 102 में खरीदा है ना, उसको 102 रुपए में 7 रुपए का इंटरेस्ट रेट अमाउंट मिलेगा ना, इंटू 100। ये निकल के कितना आ जाएगा? ये होगी बॉन्ड यील्ड। तो सर ये क्या है? बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड कितनी होगी? लेट मी कैलकुलेट दिस। $6.86 की, तो 6.86 की क्या होगी? बॉन्ड यील्ड होगी। तो पहले बॉन्ड यील्ड ज्यादा थी, कितने की थी? 7 रुपए की थी, अब कितनी की हो गई? 6.86 की। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा बॉन्ड प्राइस पे बेचा है। तो बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दोनों कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। अब समझिए बॉन्ड की प्राइस कब बढ़ेंगे? जब उस बॉन्ड की डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई उतनी ही है। तो बॉन्ड की डिमांड जब ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उस पर अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तभी लोग बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे उस बॉन्ड की। उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेंगे, तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेंगे तो बॉन्ड की यील्ड घट रही होगी। क्यों? क्योंकि 102 से 104 हो जाएगा, तो और कम यील्ड मिलेगी, है ना? समझ रहे हैं ना इस बात को? बॉन्ड यील्ड, अगर बॉन्ड प्राइस घट रहे हैं, उस बॉन्ड की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो बॉन्ड प्राइस घटेंगे, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। कोरिलेशन समझ आ रहा है या नहीं? तो बॉन्ड प्राइस क्या है, इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या है यहां पर, और बॉन्ड यील्ड क्या है, ये तीनों फीचर समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, क्लियर? तो बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, जो जेम्स बॉन्ड है ये दो तरीके के हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो सर नाम से समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट इशू करेगी, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों कर सकती हैं। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कौन इशू करेगा? कंपनीज इशू करेंगी। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रेगुलेट करने वाला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही संभालता है गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम। गॉट इट और नॉट? तो रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो गवर्नमेंट बॉन्ड, ये समझ गए इस पहला पॉइंट, दे आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है। आप ये पेपर आप किसी इंसान को दिया होता लोन 100 रुपए का, तो मे भी वो वापस करे ना करे, लेकिन गवर्नमेंट जब भी ये पेपर लेके जाओगे वो प्रॉमिस कर रही है कि वो वापस करेगी ही करेगी। तो गवर्नमेंट किसी की ही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो आपका पैसा वापस करेंगे। तो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट है ये, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। नहीं, अगर इसमें नहीं करेंगे, को पैसे को होल्ड करेंगे अपने पास, तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो देंगे। जो इस बॉन्ड को रखने में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो आप खो देंगे। तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये सेफेस्ट है, कोई रिस्क ही नहीं है, खतरा ही नहीं है आपका पैसा लूज होने का। दे आर द गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। सर क्या मतलब? हाईएस्ट क्वालिटी जो लोन होते हैं वो हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, लिटरली मीनिंग है इसका। और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। और ये दो टाइप के होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक ट्रेजरी बिल, एक डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ट्रेजरी बिल क्या होता है? सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, यानी अगर मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है तो वो कौन सा है? टी बिल। और अगर सिक्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर है तो वो है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मैच्योरिटी पीरियड पे डिपेंड है, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम तो टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, या तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा, जिसमें हमने मनी मार्केट पढ़ा और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी हमने वहां पे पढ़ा था, और कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म की बात करेगा। मोर कॉम्प्रिहेंसिव लोन मार्केट होता है जिसमें शेयर मार्केट इंक्लूड होता है,
दीज आर कैपिटल मार्केट। तो अगर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो किसमें आएगा? कैपिटल मार्केट में। और मनी मार्केट में क्या आएगा सर बताइए? टी ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम है। हम इसमें मनी मार्केट में किसकी बात करते हैं? शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन टी बिल्स और डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई देखता है गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम। 3 तरह के मनी मार्केट हो सकते हैं। अगर 1 दिन के लिए कोई लोन ले रहा है तो उसको बोलते हैं ओवरनाइट मनी मार्केट, जिसमें 2 से 14 दिन के लिए होता है नोटिस मनी मार्केट, 15 से 365 दिन तक के लिए टर्म मनी मार्केट। तो 3 तरह के मनी मार्केट होते हैं। इतना बेस क्लियर है या नहीं? अगली क्लास में हम पूरा इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब पढ़ेंगे, पर बेस क्लियर कीजिए अभी। तो आज हमने क्या पढ़ा? रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए आप। तो फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा क्या होता है, फिर मनी मार्केट का हमने देखा, फिर आरबीआई के बारे में स्टैटिक पोर्शन देखा, गवर्नर कौन है, डेप्यूटी गवर्नर कौन है, फंक्शंस क्या हैं। अब ये फंक्शंस आप देखिए, पहले आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ के सुना रहे हैं। इश्यूर ऑफ द बैंक नोट्स, ठीक है। बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक कौन है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, मैंने बताया था। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, कस्टोडियन ही है इसका, सोल अथॉरिटी है इसके पास पूरा मैनेज करने का। बैंकर्स बैंक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, इश्यूर ऑफ द करेंसी है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ग्रोथ को दिमाग में रखकर। बैंकर टू गवर्नमेंट, क्योंकि बोरोइंग प्रोग्राम गवर्नमेंट का कौन हैंडल करता है? आरबीआई। ये सब हमने आज पढ़ा, ये बेस है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे आगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। टेंशन मत लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई समझा, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरेक्शन जहां पे होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डिमांड मनी के लिए क्यों होती है, ट्रांजैक्शन एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बॉन्ड प्राइस क्या होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के टाइप्स, टी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटी, एंड मनी मार्केट के टाइप्स, ओवरनाइट मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट एंड टर्म मनी मार्केट। तो आज आपको ये सेशन कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भैया बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, लेकिन थोड़ा कल लेट हो गया, फिर से लैपटॉप उसकी स्क्रीन उड़ गई थी, फिर मैं गया सुधराने, उसको सुधार के फिर आया हूँ। फिर मैं सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेहनत जरूर लगती है। थोड़ा सा मेहनत का क्रेडिट हमें जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज सर ये कि आप हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए। मैं बार बार इस बात पे बहुत जोर दे रहा हूं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो बस एज अ फॉर्मेलिटी है, उसको मत देखिए। हैंड रिटन ये नोट्स लिखिए, आपकी मेमोरी में बहुत समय तक टिकेंगे, क्योंकि ये गेम लॉन्ग टर्म का है, पेशेंस का गेम है और मेमोरी का गेम है। तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाइए, मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए आप अपने हाथ से लिखिए, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आप उसको पढ़िए इन सेशंस को। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसको भी ज्वाइन करें। यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं सब क्लियर करूंगा, मैं जवाब जरूर देता हूँ, कोशिश पूरी रहती है। तो आप सवाल पूछने में हिचकिचाइए नहीं, आइए यहाँ पर भी पूछिए, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेशन हमको जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।